घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। आला नेता नक्सलियों के निशाने पर, लेकिन कांग्रेस ने माओवादियों के खिलाफ रमन सिंह की रणनीतिक बैठक का किया बहिष्कार। देश में मौनी बने धोनी ने विदेश में खोला मुंह, कहा स्पॉट फिक्सिंग से क्रिकेट पर नहीं लगा है बट्टा। सबसे पहले बात करेंगे नक्सलिज्म, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र कर्मा की भी हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या के बाद जो सियासत तेज हुई है, उसकी दिशा और दशा पूरी तरह से चुनावी है। दिशा भी चुनावी है और दशा जो है वो भी चुनावी है। चुनाव के लिए राजनीतिक दल कि कौन किस किस तरह के हथकंडा अपना सकते हैं इस देश में, इसकी कई मिसाल आपने देखी होंगी। मुझे लगता है कि अब आतंकवाद हो या नक्सलवादों से लड़ने में भी जो गंभीरता देश को दिखानी चाहिए, वो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उसकी दिशा मोड़ के चुनावी फायदे और नुकसान में उसको देखने लगते हैं। कांग्रेस ने जो रणनीति के लिए, जो स्ट्रैटेजी के लिए बैठक बुलाई थी डॉक्टर रमन सिंह ने, उसका बहिष्कार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी, कुछ तकनीकी की खराबी कारण आपको ये पूरी बात नहीं दिखा पा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ हैं अवनी रॉय हैं, वरिष्ठ नेता हैं आवाम दल के। बहुत बहुत स्वागत है दादा। हरिकेश बहादुर साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हरिकेश बहादुर जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये बैठक का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया। आप खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ में एक बार नहीं 2 बार नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं। आपने रिपोर्ट भी बनाया, आपने रिपोर्ट भी दिया है, तमाम तरह के आपका अपना अध्ययन भी है, आप जमीन पे भी जा चुके हैं। और जो हमले हुए, हमले के बाद जिस तरह से सियासत तेज हुई है, आज अगर आपको इसको आकलन करना हो कि नक्सल से लड़ाई में देश किस तरफ जा रहा है, सियासत किस तरफ, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, ये जो कार्नेज हुआ है, जो तमाम लोग मारे गए हैं, ये बड़ा ही निंदनीय काम हुआ है। और यह एक जिस दिन से ये चीज़ हुई है, उस दिन से और उसके पहले भी सभी लोग यही कहते रहे हैं कि सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह की बातें पहले भी कही गई हैं। तो ये तो सही है कि लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अपना दिमाग बनाना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें, इस तरह की हिंसा जायज़ है या नाजायज़ है। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की तरफ से भी नेताओं ने यही कहा है कि इस तरह की खूनी राजनीति बंद होनी चाहिए, और दूसरी पार्टियां भी इसके लिए कह रही हैं। तो सबका एक सुविचारित राय है कि इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी हिंसा के लिए, इस प्रकार की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और साथ ही जिस तरह से वो घटना वहाँ घटी है और जो रिपोर्ट्स आई हैं अखबारों में, जो लोगों ने पढ़ा है, जितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों की हत्या की गई है, ये सब मानवीय कृत्य में आते ही नहीं है। या मनुष्य इस तरह का काम करें, ऐसा समझ ही नहीं आता कि ऐसा होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है और एक बड़ी चुनौती है सारे देश के सामने, जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चले। उसमें जिस तरह की लेकिन जो कमियां हैं उनको भी दूर करने की बात होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इस प्रकार के कृत्यों का विरोध होना ही चाहिए, ये सबकी राय है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों का न समर्थन करता है, न कभी इसको बढ़ावा देता है, और न आगे भी इस तरह की चीज़ें करेगा। अगर कोई
भी व्यवस्था इस प्रकार के घिनौने अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी होगी, संघर्ष करेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और उसका नेतृत्व उनकी मदद करेगा। मैं यही समझ रहा हूँ जी। हाँ। सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग छत्तीसगढ़ में जो हुआ, उन्होंने क्या कहा है सत्यव्रत चतुर्वेदी ने? आप उसको खुद, जो उनका बयान है, जो नक्सल हमले हुए थे जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी हत्या हुई थी, महेंद्र कर्मा की हत्या हुई थी, और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई थी, उस पर क्या कहते हैं आप खुद देखें। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से क्या होगा? ऑल पार्टी मीटिंग तो पहले बहुत बार बुलाई जा चुकी, और जो कुछ हम कहते रहे हैं माना कहां? अब ढाका मुंदी करने के लिए फिर से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात हो रही। ऑल पार्टी मीटिंग नहीं, नक्सलों के साथ ये साठगांठ बंद करनी होगी और ठोस कार्रवाई करनी होगी, जनता को विश्वास में देना होगा। नक्सल के साथ साठगांठ है बीजेपी सरकार का, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, जिसे आपने भी सुना। इसका जवाब भी आया है। जेपी नड्डा हैं, जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सचिव भी है, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, महासचिव हैं। आप उनको सुने और फिर ये फैसला करें कि हमारे राजनीतिक दल की सोच क्या है और वो क्या चाहते हैं। Naxalism started, it was Motilal Vора's government, and it flourished during Digvijay Singh's chief ministership. ये जो बड़बोलेपन के साथ हर एक बात पर विषय को उठाते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। हमने तो उसको रिड्यूस करके आज सरगुजा को, आज जसपुर के एरिया को, सबको हमने नक्सलाइट प्रोन एरिया से बाहर निकाल लिया। सिर्फ बस्तर में अब रह गया है, और वो भी आंध्र प्रदेश की तरफ से प्रेशर और उड़ीसा की तरफ से ये प्रेशर है। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग आज इस बात की चर्चा करते हैं, उनके रिजीम में तो ये फला फूला, इट फ्लरिश्ड during Digvijay's regime in 1990s. It has flourished in 80s. It started during Motilal Vora's regime. तो ये कहना कि हमारे लोगों के प्रति जो बयानबाजी चल रही है और आरोप लगाने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि उनको अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। और जिस ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इसके खिलाफ लड़ती रही है, वह उसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है और गृह मंत्री ने भी की है। प्रधानमंत्री ने भी की है, गृह मंत्री ने भी की है, सराहना की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दादा इस वक्त के जो बयान है, ये दोनों बयान एक राजनीतिक मानसिकता जो हमारे देश के दो सबसे बड़ी पार्टी है, एक केंद्र में सत्ता में आसीन है और दूसरा राज्य में, और दूसरा केंद्र में आने के लिए सोच रखती है। उनको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा विकल्प देश को नहीं मिल सकता है। अगर गठबंधन भी होगा तो इस यूपी और एनडीए का ही हो सकता है। नक्सल से लड़ने के, नक्सल हमले के बाद जो स्थिति बनती है, उसमें क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 27 की और उसके बाद और भी एक दो बढ़ रहा है, तो उसमें अभी तो 29 तक पहुंचे, शायद और 2-4 ज़्यादा भी हो सकता है। इतने आदमी मारा गए और उनको केंद्र में शासन करते हुए भी बचा नहीं पाया। कोई जानकारी इनके पास नहीं थी। अपने आप जो पेपर में जिस ढंग से आया, अपने आप रास्ता चेंज कर ली या कुछ है, तो ये मालूम होता है कि हाँ, नक्सलवादियों ने उनको मारा, ये भी जैसा ठीक है। लेकिन ये जो कुछ अपने सिद्धांत लेके जो चले हैं, इसमें जाहिर होता है कि इसमें कहीं ना कोई राजनीतिक उद्देश्य भी था, छिपी हुई कोई उद्देश्य था। सामने चुनाव है, चाहे सेंटर की हो चाहे उधर की हो, और इसमें उन्होंने अपने को संभाल नहीं पाया और इन्होंने जिस ढंग से लड़ रहे हैं देश भर में, तो उसमें वो ज़्यादा कामयाब है। हमारे सेना जो है उसमें से भी
इनके पास जितने हथियार हैं, जिस ढंग से ये काम करते हैं, ये बड़ी ताज्जुब से हमारे देश में सेना की पैरेलल और उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज इनके पास है। अब कैसे कहूँ कि देश की सरकार है और सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, इतनी सारी जो वेपन्स आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और हमारे देश के किसी को जानकारी नहीं है कहाँ क्या बन रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि हथियार आज जो है हमेशा दिखाई दे रहा है, कहीं पर कुछ हुआ, छोटा सा कहीं मतलब चिंता ही हुआ या किसी से सामान ले लिया, वो भी गोली मार देते हैं, कहीं पर कुछ होता है तो गोली चल जाती है। तो इतने सारे बारूदें, इतने सारे गोली मतलब बंदूकें और रिवॉल्वर हो, चाहे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हो, ये हमारे देश में अक्षर कहा जाता है। और जब भी किसी को पकड़ा जाता है पुलिस वाले दिखाते इतने कारतूजे मिले, इतनी बंदूकें हैं, ये बात है। खास करके देखनी चाहिए नक्सल हमला को हम बंद करना चाहता है या नहीं। डज इट रिफ्लेक्ट दैट? सो मैंने ये जो आपने बयान देखा, जो बयान आ रहे हैं, आपको लगता है तो आरोप प्रत्यारोप की बात है इसमें? मैं वही कह रहा हूं कि ये सोच जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, उनकी सोच कहीं ना कहीं साफ आपको उसकी एक झलक मिलती है इसमें। तो जो मैं कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप की बात है और इसमें राजनीतिक उद्देश्य है कुछ, चाहे तो फिर लड़ेगा कौन नक्सल से? चुनाव जीतने के लिए नक्सल हिंसा से भलाई उसमें हमारे आदमी मारा जाए या दूसरे का आदमी मारा जाए, हमें कोई आता जाता नहीं है। ये बात जो है कि होना चाहिए देश भर में, अगर हम किसी को रोकने चाहते हैं, चाहे उसमें सवाल यही होता है क्या हम रोकना चाहते भी हैं? चाहते कि नहीं, और रोकना चाहते हैं तो खाली ऑल पार्टी मीटिंग से नहीं होगा। नहीं, रोकना चाहते हैं क्या? ये बात तो है ही नहीं, कहीं दिखाई दे रहा है कहीं रोकने के लिए। मैं वही पूछ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपने देखिए आपने देश के जी तो एक टाइम पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में बहुत बार ये आतंकवाद लेके या नक्सलवाद लेके बहुत बार चर्चा हुई, बहुत सारे जब भी होते हैं आप बयानबाजी में देखोगे होम मिनिस्ट्री की तरफ से, को सरकार में कौन है नहीं है वो अलग बात है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाता है इस बार आतंकवादी कम आया, यहाँ पर नक्सली हमला कम हो गई। ये जो बयानबाजी होता है या आंकड़े दिए जाते हैं कि पिछले साल 762 से इस बार 662 हो गए। जब भी कोई घटना घटती है तो कहते से कहा जाता है हम उनको पहले ही सूचना दिया था, 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले या कुछ महीना पहले सूचना दिया था। अब ये सूचना किसको देते हैं? सूचना देने से वो क्यों नहीं काम होता है? ये बड़ी एक जो है क्या लगता है दादा, क्या देश वाकई जो देश का नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो क्या वाकई नक्सल से लड़ना चाहता है या नक्सल से लड़ना नहीं चाहता है, नक्सल के नाम पे सियासत करना चाहता है? ये है, हमने ये भी देखा कि नक्सलियों के साथ समझौता करके चुनाव में भी जीती, ऐसा पार्टियां भी हमारे यहाँ हैं, चाहे वो आंचलिक हो चाहे ये हो। राइट ये हुआ है, करते हैं और ये करते हैं। तो इसका मतलब अगर मतलब जो है कहीं ना कहीं इनकी गांठजोड़ है, कहीं ना कहीं इसको लेके रुकावट पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेके हम इसको खत्म ना करके समझौता करके और इसको भूपेंद्र धर्मानी जी राजनीतिक जो धर्मानी जी उद्देश्य उसको आपने दादा को भी सुना, आपने रिकेश जी को भी सुना, और आपने बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, नेता को भी सुना जी। आखिर जो नक्सल के खिलाफ लड़ाई है उसमें कहीं गंभीरता आपको नजर आ रही है? देखिए, मेरे को लगता है दादा जो बात कह रहे हैं ये बड़ी बुजुर्ग नेता हैं, मेरे को लगता है कि इनका तजुर्बा बोल रहा है कि वास्तव में जो समस्या है उससे लड़ने की किसी ने भी ना तो रणनीति बताई है और ना कहीं इच्छा जाहिर की है। बात यह है कि हर चीज में जो ये राजनीति एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने का जो एक तरीका शुरू हो गया है, सत्ता और विपक्ष के पीछे मकसद होता है। नहीं, ये होता है अक्सर, लेकिन आप ये बिना मकसद के ये बयान नहीं आते हैं। मेरा ये कहना है कि सत्ता और विपक्ष के अंदर ये जो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा स्कोर करने की जो होड़ लग जाती है, और ऐसे मुद्दे पर जो हिंसात्मक घटना को लेकर भी ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये विराम लगना बहुत आवश्यक है। आप अभी देखें, अभी हम पिछले सप्ताह भी चर्चा कर रहे थे कि एक फिक्सिंग को लेकर दोनों दल एक ही साथ इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं अपना कानून मंत्रालय में, और इतना जो गंभीर मुद्दा, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो ग्राउंड का मुद्दा है, जो हिंसा से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
उसको लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं, बल्कि अगर एक सर्वदलीय बैठक कोई सत्ता में बैठा हुआ बुलाता है तो उसका बहिष्कार किया जाता है, आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण अगर स्थिति है देश की। आप मुझे ये बताइए दिलीप जी कि क्या अगर ये घटना जो भी सत्ता में पार्टी हो उसको मालूम थी तो उसने रोकने का प्रयास नहीं किया? चलिए, या उस धर्मानी जी, नहीं, गृह मंत्री भी देश वापस आ चुके हैं और उन्होंने भी बयान दिया है। नहीं, मैं एक और कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन गृह मंत्री ने जो बयान दिए हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। जरूर सबकी सुरक्षा मजबूत की जाएगी और विशेषतः जो भी नक्सल एरिया में काम करते हैं, जो डेमोक्रेटिकल प्रोसेस लाने के लिए लीडर्स और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। देखिए, मुझे ये पता नहीं है, अभी इंक्वायरी करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट भी जुडिशियल इंक्वायरी लगा रही है, ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है। कल सुबह मैं वहाँ जा रहा हूँ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। ये हमारे को पहले से भी जानकारी है और कई जगह नक्सलियों का यहाँ स्थान है। पूना में भी मैंने बताया था कि वहाँ कई जगह हो रहा है उनका भी स्थान, कई जगह ऐसा हो सकता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार की रणनीति में कोई कमी है। हमारी ये रणनीति बहुत ठीक है। कभी कभी ये जो लैप्सेस होते हैं तो उसके लिए अलर्ट और रहना पड़ता है और सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको उसी तरह की स्ट्रैटेजी का हमें भी मुकाबला देना पड़ता है। दादा, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए, जो गृह मंत्री ने जो बात कह रहे हैं, नक्सल से लड़ने की जो बात कह रहे हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, ये गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि नक्सल से लड़ने के लिए और पैकेज वैकेज की बात कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता चतुर्वेदी ने जो कहा कि गांठजोड़ है, इनके कहना ये है, तो नक्सल से अगर गांठजोड़ किसी राजनीतिक दलों की है तो उसको भी लड़ना पड़ेगा, कि उससे कैसे लड़ेंगे। दूसरी है कि लोकतंत्र के खिलाफ ये बात कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों कम से कम ये कहते हैं, जो कांग्रेसियों को छोड़कर, कि ये जो व्यवस्था हमारी है इसको पलटनी चाहिए। मतलब उनका भी लोकतंत्र में विश्वास है नहीं। लेकिन कुछ पार्टियां तो जो है कि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसको नहीं। जैसा उन्होंने कहा कि हम लड़ने के लिए अगर वो लड़ाई लड़े और नक्सलियों को मारने की कोशिश करें, जब जो ट्रेंड है और जो गेरिला वॉर कैसे बनाते हैं, कैसे किया जाता है, उनको मालूम है। तो इसमें होता क्या है, हमने बाहर भी देखा ये चीज़, पुराने समय में ऐसा बहुत सारी चीज़ हुआ जी। तो उसमें कि उनके साथ लड़ना बहुत मुश्किल की बात है। उनके जंगल के पूरा भूगोल जो है पता है। ऐसी स्थिति में वहाँ अगर मिलिट्री से मुकाबला करके, सेना से मुकाबला करके अगर हम करने की प्रयास करें तो हम गलत काम करेंगे। और ये जो पूरा चेन है, इनकी एक अंदर लिंकिंग है फ्रॉम नेपाल टू बॉम्बे या केरल। यहाँ तो नेपाल टू बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ जो बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि जो अब तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनका तो सांठगांठ बीजेपी की सरकार से वहाँ पे है, फिर इसको कैसे देखेंगे हम? वो तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, और इतनी सारी जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आदिवासियों की बेल्ट है। आदिवासी कौन है? हमारे देश से सबसे सिंपल माइंडेड पीपल है। तो कहीं ना कहीं ये पीपल जो शेल्टर दे रहे हैं और यहीं पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके विकास के जो बात है वो बात को यहाँ हटा दे रहे हैं। नक्सलिज्म को लेकर कर रहे हैं। नक्सलिज्म बनी कैसे, किस लिए बनी और क्या चाहते हैं, क्यों ना वो लेकिन वहाँ तो विकास होने नहीं, नक्सल वो तो नक्सल दादा विकास वहाँ पे स्कूल उड़ा देते हैं, अस्पताल उड़ा देते हैं, रोड नहीं बनने देते हैं। मेरा बात सुनिए, विकास वो होने नहीं दे रहे हैं ताकि उनको मन में जो है कि हम लोकतंत्र के खिलाफ हूँ, ये व्यवस्था के खिलाफ हूँ, हम यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। लेकिन खिलाफ ये तो सियासत में फंसते, ये तो सियासी भवन में फंस चुकी है। डेमोक्रेसी की बात अभी की ना शिंदे साहब ने जी, तो डेमोक्रेसी को आप कैसे बचाओगे? लड़ाई लड़के? जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो उनकी राय, डेमोक्रेटिक पार्टियों के साथ बैठ के आपको तय करना होगा हम किसको कैसे मुकाबला करें। राय ही बिल्कुल अलग अलग है, अलग दिशा में है, अलग सोच है, अलग विचार है, अलग व्यवहार है। जो आपने दिशा और दशा की बात की जी, अब देखिए, इसमें से अगर वोट हम नहीं करेंगे, भाई ये एक किस्म की बात कर रहे हैं, हम दूसरे किस्म से चल रहे हैं, ये वहां पर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके भी हमने 60 साल में किया नहीं है। और क्यों नहीं दे, अभी नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? वी आर टॉकिंग ऑफ राइट टू एजुकेशन, हमने शिक्षा की अधिकार दे दी,
तो शिक्षा के अधिकार वहाँ है नहीं, विकास की कुछ बात नहीं है, और हम कह रहे हैं हमारा देश होगा कैसे, देश बढ़ेंगे ऐसे तो मेरा कहना वहाँ नहीं है, होगा कैसे, हम बाधा दे रहे हैं, हम उसमें आपत्ति कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हमने क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना है कि जहाँ नहीं हुआ, जहाँ नक्सली चीज हमला नहीं हुआ, जहाँ नक्सलियों ने अभी प्रवेश नहीं किया, क्यों नहीं हमने उस जगह पर की, उस आदिवासी क्षेत्र में की। ये भी सोचने वाली बात है। मेरा कहना है कि उनको भी दिखाना है कि भाई हमने ये कह रहे हैं कि जहां नहीं है नक्सल वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत जगह है, हमने पूरे स्टेट में देखा जी। देखिए दादा की बात ठीक है, लेकिन इसमें हम कुछ फर्दर ऐड करना चाहेंगे। कई बार ये ज़रूरत पड़ जाती है कि जो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भी आपको शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जब आप शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो नहीं चाहती हैं कि शांति हो, तो ऐसी फोर्सेज को किसी न किसी तरीके से आपको कंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप उन्हें समझा के बातचीत के जरिए, अगर आप समझते हैं कुछ समझाने से मान जाएंगे तो आप बेशक उनसे बात करिए। अगर वो बात करने के लिए भी ना तैयार हों तो कोई न कोई दूसरा रास्ता आपको ढूंढना पड़ता है कि किस तरह से इनसे कहा जाए कि भाई अगर शांति नहीं रहेगी तो विकास भी नहीं होगा। उस एरिया में जितना विकास के जितने भी प्रयास किए गए हैं वो तो पहले कुछ हुआ भी, अब तो सब ध्वस्त कर दिया जा रहा है, अब कुछ होने भी नहीं पा रहा है। और गवर्नमेंट एजेंसीज की स्थिति ये हो गई है कि जो पैसे वगैरह उधर जा रहे हैं वो अगर जाते हैं तो कहाँ कैसे उसकी बंदरबाट होती है, कौन कहाँ कहाँ जाता है, इसकी भी आप जांच वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का साहस ही अब नहीं रह गया कि उसके अंदर जा करके उसकी जांच करें। और नाजायज फायदा कोई उठा रहा है, कोई उसमें बहुत सारी फोर्सेज जब लग गई हैं। एनजीओ वगैरह की पोजीशन ये हो गई है उस एरिया में कि तमाम पैसा वो लेकर के जाते हैं और उसकी भी बंदरबाट हो रही है, उनका भी पैसा नक्सलाइट्स के पास भी जा रहा है, और ये एनजीओ भी उसमें से पैसे का काफ़ी दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ। लेकिन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी जा करके उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती कि जो पैसा उनको दिया गया था उसका उन्होंने सदुपयोग किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर वो हमेशा अपने को खतरे महसूस करते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे और जांच करने के लिए तो कहीं हमारी जान न चली जाए। वहाँ बिल्कुल एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है, और वो निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की रक्षा और उसकी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए इस स्थिति से निपटने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बीच में रोकना चाहता हूं। हरकेश जी, संसदीय लोकतंत्र में जो दलीय व्यवस्था है हमारी, वहां दलों की जो विचार है, दलों की जो राय है, दलों की जो स्थिति है, इस वक्त दलों की जो सोच आपको सामने नजर आ रहा है, उससे वो एक बड़ा सवाल वो खड़ा करता है कि क्या आप कहते हैं कि वहां विकास चाहिए, आप कहते हैं उससे हमें सख्ती से लड़ना पड़ेगा, आप कहते हैं कि वहां की व्यवस्था हर तरह की बात हो रही है, लोकतंत्र एलिमेंट, एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट है वहां पे, जिससे हमें ठीक करना होगा। लेकिन सवाल है ये जो करने वाले लोग हैं उनके पास ना तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ना ही सोच है। आप ये सब बात कह सकते हैं क्योंकि जो इस परिस्थितियां हैं उनमें ये सारी बातें किसी न किसी हद तक लागू होती हैं। चाहे आप कहिए कि ये चीज़ 2% है, वो 3% है, वो 0.5% है, वो 10% है, ये जितने भी पॉइंट्स आप गिना रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं। ह्यूमन राइट्स वालों को देखिए कि अगर कोई एक आदमी उनका मारा जाता है तो हमेशा आवाज उठाते हैं कि ये ऐसे मार दिया गया, वैसे मार दिया गया, ये हुआ वो। तमाम पुलिस के अफसरों अभी पता नहीं कहां पे है, अभी इस समय किसी यानी हम तो नहीं जाने, हो सकता किसी ने दिया, मुझे नहीं अभी तक पता है कि किसी ह्यूमन राइट वाले ने बयान दिया। और इतना ही नहीं, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के सवाल को लेकर के कई बार ऐसी आर्डर्स करता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें बहुत सारे लोग दहशत में आ जाते हैं कि अगर हम कोई एक्शन करेंगे, और एक्शन करने में कभी कभी होता है कि इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। आज सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का अलंबरदार अमेरिका बना हुआ है। ड्रोन हमले जो कर रहा है पाकिस्तान के तमाम इलाकों में या और कहीं, वहाँ पर क्या इनोसेंट आदमी नहीं मारे जा रहे हैं जी? तो कई बार इनोसेंट आदमी मर जाते हैं। जब आप किसी बड़े इस तरह के कारगर माने इस तरह कार्रवाई करने जाते हैं तो उस कार्रवाई में ऐसा होता है, और दुनिया में चारों तरफ होता है, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन उसमें से किसी एक चीज़ को सिंगल आउट करके, पिकअप करके, और तमाम जो गुड इंटेंशन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इनोसेंट आदमी मरें, लेकिन फिर भी उनकी कार्रवाई में ऐसी घटना घट जाती है, आप सारे पुलिस के अफसरों को जेल डाल दीजिए, सबको कर दीजिए, बताइए काम कौन करेगा? ये कई तरह के फैक्टर्स हैं। ये पॉलिटिकल विल का जो आपने कहा अभाव, या ये इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ के कारण चीज़ों का ना होना,
या दूसरे और बहुत सारे कारण, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के सवाल, जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस फेल्योर का भी मामला आता है। बहुत सारी जगह पर आप कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात करने लगते हैं कि इसमें कंस्पायर कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के फोर्सेज जो एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, यही घटना जो घटी है, राज्य सरकार को जो प्रोटेक्शन देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। एक एसपी, सुकमा वाले एसपी ने 700-800 सोल्जर्स लगाए थे अपने पुलिस के आदमी। दूसरा जो बस्तर का एसपी था उसने काम नहीं किया, इसीलिए आज उसको इन्होंने सस्पेंड किया। इधर से भी जो इनको जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई थी उसमें से इन्होंने खाली 6 सोल्जर्स को अपने साथ रखा था, बाकी सबको इन्होंने भी छोड़ दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सब अखबारों में आ रही हैं, छप रही हैं। ये कितने तरह की गलतियों से सब चीज़ें होती हैं। जब आपको टोटलिटी में आप एनालाइज करिएगा तो आपको सबके फॉल्ट दिखाई देने लगेंगे। आज आप हरिकेश जी, लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि किस तरह से, एक बड़ा सवाल है, इसको मिल करके सारे लोगों को, देश को एक यूनानिमस राय बना करके ऐसी चीजों से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली ही ये फोर्सेज हैं, उनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। वो बार बार कह भी चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी तरफ से, आपकी तरफ से उनके ऊपर एलिगेशन किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति को देखें, आप उस बयान को देखें, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये बयान। ये सवाल यह है, लड़ने के बजाय आप आपस में सियासी फायदा के लिए एक बयान दे रहे हैं। देखिए, एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि इसमें ये चीजें थोड़े दिन तक चलेंगी, लेकिन डीप डाउन सारे लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि इसको मिलजुल करके आप ये देखिए, जब सुरक्षा बल पे हमला होता है वो मारे जाते हैं, पुलिस बल पे हमला होता है वो मारे जाते हैं, तब इस सियासी साठगांठ या नक्सल और सरकार की साठगांठ की बात नहीं होती है। जब कांग्रेस के लोगों की हत्या हुई है, जो बिल्कुल जघन्य अपराध है, उसको लेके आप उस पर सियासत कर रहे हैं, तो संदेश आप क्या दे रहे हैं? आप इस चीज को एकदम से रोक भी नहीं सकते, क्योंकि एक उत्तेजना फैलती है और एक तरह तरह का लोग इसमें कई बार चीजों को अपने ढंग से देखने लगते हैं, उसमें कुछ कहते हैं। हम नहीं कहेंगे कि संतुलन छोड़ते हैं। एक वक्त ऐसा है, आज ये मामला बहुत बड़ी ढंग से ऊपर उठ के आई, क्यों ना केंद्र सरकार में कांग्रेस है, वहाँ पर भाजपा है, बहुत दिन से कांग्रेस वहाँ की जो बदलाव चाहते हैं और जिसके कारण परिवर्तन रैली कर रहे हैं जी। अब ये परिवर्तन रैली करने से पहले उनको वहाँ के स्थितियाँ सब मालूम है, पूरे जानकारी ना लेके ऐसी परिवर्तन, किसकी परिवर्तन हमें मालूम नहीं है, परिवर्तन सरकार की, राजनीतिक दलों की, या परिवर्तन वहाँ के आदिवासियों के, या परिवर्तन सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। क्यों ना ये घटनाएं 40 साल से अंदर चल रही है, कभी रेल की पटरी उड़ा दी, कभी इनोसेंट रह गए, इतनी हलचल नहीं मची। लेकिन नक्सलियों को या इसको खत्म करने के लिए जो लोकतंत्र के खिलाफ है और जो लोकतंत्र के पक्ष में है, ये दोनों बैठ के जो मतलब जो है इसको कैसे करेंगे, ये बात की है। किसको मारा किसको नहीं मारा, हमारे देश में बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे मारा जाएगा। लेकिन इसको सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसका बहिष्कार ये कह के किया जाता है कि वहां की सरकार और नक्सल में साठगांठ है। धर्मानी साहब, आपको जी आप कहना चाह रहे थे, पूरी बात आप नहीं कर पाए थे। नहीं, मैं तो यही अब तो आपके पास बहुत सारी बातें आ गई है। नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए दिलीप जी के जो अभी हरिकेश जी ने बात कही, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लोकतंत्र को समाप्त करने की बात तक, सीमा तक जब स्थिति पहुंच जाए, उसमें भी अगर राजनीति हो तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये है कि आज से मुझे याद है लगभग 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाउस के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक्स्ट्रा डिमांड की थी इस समस्या से निजात पाने के लिए, जो उन्होंने कहा कि हमें आज तक उसकी पूरी सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। अब वही बात है, ये आरोप प्रत्यारोप है। मुझे ये लगता है उन्होंने ये भी कहा साथ में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैंने एक पूरा का पूरा ब्रॉडर व्यू दिया है जिसमें कि अपना जितने भी नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज हैं उसका एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो आवश्यक है। मुझे लगता है कि इसको नेशनल इशू के रूप में देखना चाहिए, ये स्टेट प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक सवाल है जो अभी बात कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई आदमी मर जाए, कोई अगर राजधानी को रोक लिया, वहाँ पे पटरी उड़ा दी, तब इतनी हाई तौबा नहीं होती।
हाय तौबा अब हो रही है जबकि इलेक्शन सिर पर है, चुनाव सिर पर है, और उसी समय ये सब की सब जो कार्रवाई है, हम बहिष्कार करेंगे, हम इनकी साठगांठ है। अरे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज तक ये साठगांठ, अगर इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं में राजनीतिक दलों की जो सत्ता में बैठे हैं उनकी साठगांठ है, तो जो पहले की घटनाएं हुई हैं, जो दिल्ली के अंदर 4000 सरदार सिखों का कत्लेआम हुआ था, तो क्या कांग्रेस की उस समय साठगांठ थी? ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतने हल्के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, और इतनी गंभीर समस्या जो राष्ट्रीय स्तर की बयान समस्या है। हल्के हैं या गंभीर सवाल हैं? सवाल गंभीर हैं, मुझे लगता है गंभीर समस्या है, गंभीर सवाल हैं, लेकिन उनको बड़े हल्के से लिया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बाद अपनी इतिश्री समझी जा रही है। हो सकता है उनका इस्तेमाल कर रहा हो, कई जगहों पे ये आरोप लगे हैं कि राजनीतिक दल नक्सलियों कई नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए। देखिए ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो ये इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। ये मैंने कहा ना, ये आरोप वाम दल ने ममता बनर्जी पे लगाया। नहीं, मैं कुछ और, ये आरोप झारखंड में लगते हैं, ये आरोप बिहार में लगते थे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये कहना है कि हरिकेश जी ने अभी बिल्कुल ठीक बात कही कि इसमें जो भ्रष्टाचार है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरी समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता है, और इसको राष्ट्रीय समस्या समझकर हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक प्रदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ इन्वॉल्व नहीं है। ये तो बात 9 प्रदेश, धर्मानी साहब, नहीं दलीप जी एक सुनिए, 9 प्रदेश इस समस्या से ग्रस्त हैं। देश के 9 प्रदेश जिस समस्या से ग्रस्त हों, और पिछले दिनों में अगर आप देखें तो प्रतिवर्ष कम से कम जो 2010 में 1000 के आसपास इस घटना में मौतें हुई, और जो पिछले वर्ष थी वो लगभग 500 के आसपास मौतें हुई। इतनी बड़ी समस्या को, इतने गंभीर समस्या को आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप अपना सिर्फ कार्य की इतिश्री कर दें, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई भी इस लोकतंत्र के अंदर, मैं अगर ये कहूं कि आप एक बहुत ही घटिया स्तर की मानसिकता वाला नेता ही इस घटना को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है। आप ये कह सकते हैं, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं। हरिकेश जी, मैं फिर आता हूं कि क्या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस देश की, जो राजनीतिक, मैं आपके पास आता हूं धर्मानी साहब, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस देश की, वो कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति को पैदा करने के लिए, उसको लगातार चलाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, अगर किसी एक व्यवस्था में खामी नहीं कह सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की खामी कह सकते हैं इसे हम आपको बताएं कि मैंने आपसे कहा ना कि आप 10-20 पॉइंट की अगर बात करेंगे तो हम किसी चीज़ को फिर भी डिनाई नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है जी कि एक ऐसा वातावरण जब इस तरह की घटना होती है, देखिए जिस तरह से मारा गया है कुछ लोगों को, जो चीज़ें अखबारों में रिपोर्ट आई है, जब पाकिस्तान की फ़ौज के लोगों ने हमारे एक सोल्जर को मार के उसका सिर काट के ले गए, तो हम लोगों ने इसकी कितनी निंदा की, सारे देश ने निंदा की, और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन भी कितने ख़राब हुए, और उसमें तरह तरह की बातें सब सामने आई। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको जो हम लोगों ने यहाँ उनका शिष्टाचार बस जो स्वागत किया था, उसकी भी आलोचना हुई कि जिस देश के प्रधानमंत्री हम ये कर रहे हैं, उस देश के ही लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। जो काम पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स के साथ किया, जिसकी हमने इतनी निंदा की, उससे ज़्यादा विभत्स घटना वहाँ पर हुई है। बिल्कुल, किस तरह से मारा गया है, कल के अखबार ने दिया था 78 छुरे मारे गए, फिर उसके बाद उनको किस तरह से शरीर को चिथड़े किया गया, ये सारी चीज़ें सब अखबारों में छपी हैं। तो जब दूसरे देश की फौजें करती हैं हमारे लोगों के साथ, तो हम सब लोग उत्तेजित होते हैं, दुखी होते हैं, उत्तेजित है आज भी, और हमारे रिलेशंस टूटने के कगार पर आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि कहीं दो देशों के बीच में लड़ाई युद्ध न हो जाए, यहाँ तक की स्थिति नौबत आती है। आज उससे विभत्स घटना देश के अंदर हो रही है जी, और देश के ही लोग देश के लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेकर के सब मिलजुल करके इस काम को नहीं करेंगे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में, तो दुखद स्थिति होगी। लेकिन कौन करेगा? एक उत्तेजना का वातावरण पैदा हो जाता है जब इस तरह का, तो उसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं कुछ देर तक, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। कहीं न कहीं आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको रुकना ठहरना पड़ेगा और सही जगह पर पहुंचना पड़ेगा कि आखिर इसका रास्ता क्या है। ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हमको बहुत ज़्यादा इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं
लेकिन ये आरोप इस देश में नक्सल को लेकर पहली बार नहीं लगाया। दादा ने अभी अभी कहा कि कैसे ममता बनर्जी पे वाम दल के तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि नक्सलियों के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता के हासिल सत्ता ने भी कहा था कि लेफ्ट वालों के साथ उस माओवादी की ममता बनर्जी भी कहते थे। आज झारखंड में, आप झारखंड और बिहार के आप इंचार्ज, आप जानते हैं कि वहां पे कौन कौन से दल, किस किस नेताओं ने किस किस तरह से इन तमाम संगठनों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया है। एक दूसरी शायद वही कारण है कि आज कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं। नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब वहाँ बंगाल के अंदर हुआ है, यह बात भी सही है, बहुत हद तक लोगों ने इस बात को माना, कहाँ तक सही है मैं नहीं कह सकता, कि उसमें इस तरह की फोर्सेज का इस्तेमाल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। बंगाल में अभी कुछ समय पहले ये स्थिति आई थी, तो उसमें ऐसी फोर्सेज का भी इस्तेमाल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। अच्छा, समय समय पर कभी एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने किया, कभी वाई पॉलिटिकल पार्टी ने किया। So all political parties are responsible for this. सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए आज ये इससे ज्यादा भयंकर घटनाएं घटेंगी अगर सारे लोग मिल करके अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसका सही रास्ता नहीं ढूंढेंगे। जी, इसलिए मेरा प्रार्थना ये है कि अगर हम मानते हैं कि हमारी लोकतंत्र व्यवस्था के लिए ये खतरनाक है, अगर हम मानते हैं कि इस ढंग की हत्या कहीं ना हो, किसी पार्टी की बात नहीं, देश भर में कोई इनोसेंट हो, कुछ भी हो, कोई मारा ना जाए, तो हमें आरोप प्रत्यारोप से दूर हटकर इनको किस ढंग से समाधान किया जाए ताकि हम देश में शांति ला सके। जैसा बाहरी ताकतें के साथ जब होता है तभी भी हम बैठते हैं, अंदर ही कुछ हो उसमें भी हमको बैठ के इसको करना है। क्यों ना, ये ऐसा एक जगह है जहाँ कुछ आदमी हमारी ये व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और व्यवस्था के खिलाफ है, और बाकी जितने सारे हैं वो बहुत सारे हैं, नाम ना कर तो मतलब कम से कम 100-100 के ऊपर पार्टियां होगी जो इस व्यवस्था में अभी तक चुनाव लड़कर जीत के आ रहे हैं व्यवस्था को टिकाने के लिए। लड़ाई इनके साथ है, तो हम इतने सारे होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे देश की गरीब मजदूर भाई जो है, गरीब है, वो मरते हैं और कुछ लोग के पास पैसा हो जाते, चिल्लाते, कुछ भी होते हर जगह जो हमारे कुछ ना कहीं। आप बहुत समय आपसे, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इतने गंभीर मसले पे कभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें ये चिंताएं जरूर होंगी, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में ये काम करती हैं। जैसे मान लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए आपको बताएं, पाकिस्तान वाली घटना को ही हम फिर से एक बार आपके सामने लाएंगे। उसमें भी तो ये शुरू हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज ने ब्लेम करने की बात शुरू की थी, सरकार के ऊपर कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं। वह भी इशू ऐसा ही था कि जब सारे देश राष्ट्रीय समस्या के रूप में वो है, सारे देश की इंटीग्रिटी या उसका सुरक्षा खतरे में है जब दूसरा देश इस तरह की हरकत करता है, तो अभी तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल ये है कि कुछ यही सब इशूज ऐसे हैं कि सबका वैसे दिल दिमाग एक है, सभी चाहते हैं कि इस चीज को रोका जाए, लेकिन सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए फॉर टाइम बिंग लोग करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि विवेक सम्मत तरीके से सोच करके बाद में सभी एक राय होते हैं कि ऐसी चीज को यूनाइटेडली फाइट किया जा सकता है। दरबानी साहब, तो आज की स्थिति बहुत कम शब्दों में जो वहां हुआ है वह भी एक तरह का इस तरह की बात आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ बहुत कम शब्दों में आपसे ये चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में देश का जो नेतृत्व है अलग अलग दलों में, जो भी हरिकेश जी बहुत सीजन्ड हैं, मुझे लगता है कि उनकी आशाएं कुछ ज्यादा हैं। जो वर्तमान नेतृत्व है वो अगर ऐसे मौके पर भी, ऐसी समस्या पर भी कोई इस प्रकार के राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपना बयानबाजी करता है, ये आपराधिक माना जाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज क्या लगता है कि आने वाले समय हम इससे क्या ये मांग करेंगे से कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं? इस मंच से ये क्या मांग करेंगे दोनों राजनेता कि जो बातें किसी भी दल के मान्यता को समाप्त करने के दल लिए, से बाहर नहीं है, नहीं दल से दिक्कत यह है कि दल के दलदल में लगातार तमाम नेता फंसे हुए, जिनकी सोच है वो भी जो सही बात है वो हम लोग कहेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूं, मेरा ये कहना है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है दादा कि आने वाले समय में देश गंभीरता से? दलीप जी एक मिनट, दलीप जी मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो एक पैरामीटर जो चुनाव आयोग ने पैरामीटर बनाया है किसी भी दल की मान्यता को समाप्त करने के लिए, अगर कोई भी दल ऐसी हरकतों के पीछे खड़ा मिलता है या कहीं पर भी संलिप्त पाता है, उसकी मान्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? ये चुनाव आयोग, आप आगे चले, मैं कह रहा हूं कि आयोग जो पैरामीटर तय किया है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच है, क्या उस सोच में बदलाव आने की आपको संकेत कहीं से मिल रहे हैं? मुझे नहीं लगता। एक चीज मैं छोटा बता दूं, गंभीरता के साथ ये आरोप प्रत्यारोप छोड़ के
देश के नाम पर, देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दल को इसको ऊपर उठकर, फायदे के लिए नहीं, चंद दिनों के फायदे के लिए नहीं, ऊपर उठकर अगर इसको नहीं करेंगे, ना लोकतंत्र को बचा पाएंगे, ना ही देश को बचा पाएंगे। ये सबसे गंभीर जगह है और अभी भी हम वही करते जा रहे हैं। ये आपको लगता है हो जाएगा होने की संभावना? अभी करें, मैं कहूंगा ये अभी भविष्य में नजर आ रहा है, जल्दी कभी से नहीं होगा। देखिए, जब आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो उसमें मेरी राय वही है जो दादा कह रहे हैं। कारण उसका ये है कि जो सत्ता की पॉलिटिक्स है, जो ये क्या है? राष्ट्रीय समस्याएं हैं उस पर राष्ट्रीय सोच की आवश्यकता है, विवेक सम्मत तरीके से काम करने की जरूरत है, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। ये होता नजर आ रहा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज के बावजूद नेशनल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन पर कि सबकी एक कॉमन स्ट्रेटजी और सोच दोनों है होनी चाहिए कि ऐसे चीज़ों से जिससे देश खतरे में आ रहा है, जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ रही है, जिससे देश की शांति खतरे में आ रही है, जिससे देश का एग्जिस्टेंस खतरे में आ रहा है, ऐसी चीज़ों में सबको एक राय होकर के ये बात तय करनी पड़ेगी कि हमें इससे लड़ करके इस मिनास को, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना है, इसे समाप्त करना है। अगर नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।